हाँ जी, खालिद परवेज़ साहब कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, अस्सलाम हाँ जी। वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। अच्छा। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही लाउड एंड क्लियर। अच्छा, असल में मैंने तो ज़हन में बहुत कुछ सीक्वेंस बनाया हुआ था। वो हाँ, हाँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सब्जेक्ट इतना लंबा हो गया और हुँ। मैं भी सुनता रहा, तो उस वजह से मैं कुछ थोड़ा-सा वो मेरी जो अच्छा। सीक्वेंस थी ब्रेन में वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो गई। तो हाँ, हाँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था, असल में मैं मज़हब पर तो कोई बात नहीं करना चाहता। तो साइंस की बात करना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि बिग बैंग हुआ और ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर टाइम को हम पीछे इन्फिनिटी की तरफ ले जाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई ऐसा वक़्त नहीं था कि यहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ ना होना भी तो कुछ ना कुछ होना है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये एक ऑसिलेटर की तरह, यानी बिग बैंग होता है, यूनिवर्स एक्सपैंड करती है। करते-करते उसकी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स इतनी कम हो जाती है कि वो स्टेबल होती है और फिर वापस आना शुरू करती है। फिर वो दोबारा इकट्ठी हो जाती है, या वो जैसे कहा जाता है कि बहुत ही छोटा-सा मास बनता है उसके अंदर, और हुँ, शायद उसके बाद फिर दोबारा बिग बैंग होता है। तो मैं इस नज़रिए पर गौर कर रहा था कि ये एक लामतनाही सिलसिला है जो चल रहा है, और एनर्जी तो आपको पता है कि कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और ये सारा एनर्जी का मामला है। तो इसमें ये कंटिन्यूटी जो है, ये अगर हम बैक टाइम पर ले जाएँ तो मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसा टाइम भी गुज़रा है जब टाइम ज़ीरो था। हमारा तो कोई रेफ़रेंस नहीं हो सकता। तो उस लिहाज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मैं जानना चाहता हूँ नज़रिया क्या है? पहली तो बात ये है कि हमें ये पता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और यूनिवर्स की एक्सपेंशन तेज़ हो रही है, स्लो नहीं हो रही। ठीक है? तो इसलिए ये कहना कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो वो वापस सिमटने लग जाएगा, डार्क एनर्जी बढ़ रही है। जो प्रिंसिपल ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना, वो डार्क एनर्जी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। क्योंकि जहाँ-जहाँ स्पेस क्रिएट होता है, नया मैटर क्रिएट होने लग जाता है वहाँ। ठीक है? तो अब जब बड़ी-बड़ी गैलेक्सीज़ के दरमियान जो बहुत बड़े वॉइड्स हैं, वहाँ पे डार्क एनर्जी की वजह से नया स्पेस क्रिएट होता है। और वो जो स्पेस है वो क्या करता है? उस स्पेस के अंदर नए क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती हैं जो कि यूनिवर्स की ओवरऑल एनर्जी को बढ़ा रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है यूनिवर्स के स्केल पे खुद ही टूट जाता है, असल में। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये समझें कि टाइम ज़ीरो तो टाइम ज़ीरो था एक वक़्त पे। टाइम ज़ीरो वाक़ई ही था एक वक़्त पे क्योंकि टाइम उससे पहले एग्ज़िस्ट नहीं करता था। टाइम जो है वो यूनिवर्स की एक्सपेंशन के बाद एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी के तौर पे सामने आता है। ठीक है? हमें नहीं पता कि क्यों सामने आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, मगर हमें एक बात का पता है कि यूनिवर्स एक वक़्त पे शुरू हुआ था। उससे पीछे क्या हुआ था हमें नहीं पता। क्या उससे पीछे को साइक्लिकल यूनिवर्स वाली चांस था? हमें नहीं पता है। मगर हमें सबूत चाहिए होगा ये जानने के लिए कि चांस था। दूसरी बात है हमें इस बात का भी सबूत चाहिए होगा कि हमारा यूनिवर्स साइक्लिकल है, जिसका अभी तक हमारे पास कुछ सबूत नहीं है। हाँ, जो हंच आप दे रहे हैं, बहुत से साइंटिस्ट भी इसको हंच देते हैं। इसे जो है वो जो है ना वो कहा जाता है साइक्लिकल बिग यूनिवर्स वाली कोलैप्स। हाइपोथेसिस। हाँ, ठीक है। मगर ये वो नहीं है, साबित नहीं है। हाँ जी, हारिस और आप कुछ तब कह रहे थे? ज्यादा नहीं, आप ज्यादा इसमें जानते हैं, ये द बिग कोलैप्स इसको कहते हैं। तो ये वाला तो नजरिया आजकल, जो जब से ये डार्क एनर्जी की वजह से एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का जो है, तो ये नजरिया तो बहुत ज्यादा साइंटिस्ट में इसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है कि यूनिवर्स इन्फिनिटी तक एक्सपैंड ही करती रहेगी। और इसके ऊपर आपने मेरे ख्याल डिटेल से वीडियो भी बनाई हुई है। और ये अब जितना मुझे याद है कि यही है कि एनर्जी जो है वो आपकी स्प्रेड होती जाएगी, यूनिवर्स ठंडी होके मर जाएगी। इसमें कोलैप्स दोबारा नहीं होना इनवर्ड। तो इसका कोई, ये तो इसको साइंटिस्ट बिल्कुल भी नहीं मानते। हाँ, जो ये समझने के लिए अपने आप को एक रैशनलाइज करने के लिए एक इजी एक्सप्लेनेशन है कि साइक्लिकल यूनिवर्स है, यूनिवर्स एक्सपैंड करती है, फिर कोलैप्स होती है, फिर इकट्ठा एक पॉइंट पे हो जाता है, तो फिर एक्सपैंड करती है। ये अपने आप को एक ये समझने के लिए ये आसान आइडिया है। लेकिन जो अब ये जो फॉरएवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है,
अब इस पे बंदे का दिमाग घूम जाता है कि कहाँ पे एक्सपैंड, व्हाट इज दिस एक्सपैंडिंग इनटू, ये किस में यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। फिर मल्टीवर्स का जो आइडिया आता है, फिर पैरेलल यूनिवर्सेस के जो आइडिया आते हैं कि ये क्या, जब क्या दो यूनिवर्सेस अगर मल्टीवर्सेस है तो क्या दो यूनिवर्सेस आपस में भी टकरा रही है, क्या हमारी बाउंड्री है। तो ये वो सारी चीजें जो जो जिसमें हमें समझ नहीं आती, तो हम सिंपलर एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिंपलर एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन अनलेस अदरवाइज एक्सप्लेन। तो जो ये जो फॉरएवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की जो बात है, जो जो ज्यादा पॉपुलर आइडिया है, और ये कि कभी कोलैप्स नहीं होगी, ये सिक्लिकल यूनिवर्स नहीं होगी, ये ज्यादा पॉपुलर है इस वक्त साइंटिस्ट में। चलें, ठीक है। खालिद परवेज साहब। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो बात ये है कि इसका मतलब यही हुआ कि हमारा नॉलेज लिमिटेड है, या हम ये कह हाँ, वो सकते तो हैं। है, वो तो है, अभी वो तो है, अभी तो है। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका भी जवाब हमारे पास नहीं है। बस मैं बात खत्म करता हूँ। आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं। इसी तरह एक मैग्नेट जो है वो आयरन पीस को खींच लेता है। हमने ये तो कह दिया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेकिन फील्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते। अभी तक इस पर कोई डेफिनेशन नहीं है कि फील्ड इटसेल्फ है क्या। फील्ड की डेफिनेशन है जी, अब उसकी ट्रेडिशनल जार्गन में आपको नहीं बता पाऊंगा, मगर फील्ड्स जो होती हैं वो, इन्फ्लुएंस। हाँ, वो इन्फ्लुएंस है। फील्ड जो होती है वो किसी क्वांटम पार्टिकल की वजह से होती है, ठीक है। और हर क्वांटम पार्टिकल कोई ना कोई फील्ड जनरेट करता है। अभी क्वांटम मैकेनिक्स की डेप्थ है, मेरे भी पढ़ा हुआ बहुत अच्छा हो गया, मैं आपको सारा कुछ ये नहीं बता सकूंगा, मगर किसी टाइम पे मैं इस बात को आंसर जरूर कर दूंगा साइंस कहानी पे कि फील्ड क्यों बनती है, ठीक है। जैसे हिग्स बोसॉन की वजह से हिग्स फील्ड बनती है, ठीक है। हिग्स बोसॉन जो है बेसिकली वो पूरे, हिग्स बोसॉन इस तरह का जैसे हिग्स बोसॉन का एक समंदर है पूरा, और सारे पार्टिकल जब उसमें से गुजरते हैं तो हिग्स बोसॉन जो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उनके अंदर से गुजरने की, वो किसी, जितना रेजिस्टेंस किसी पार्टिकल को हिग्स फील्ड के अंदर से गुजरने में फेस होता है उतना ही उसका मास ज्यादा होता है। जैसे म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन भी एक एक पार्टिकल है और म्यूऑन भी एक पार्टिकल है, दोनों की फील्ड भी बराबर है, दोनों की जो है ना वो चार्ज भी बराबर है, मगर साइज फर्क है, क्योंकि म्यूऑन जो होता है वो जब हिग्स फील्ड से गुजरता है तो वो हिग्स पार्टिकल्स उसके ऊपर इतना ज्यादा इंफ्लुएंस लगाते हैं कि उसका मास बहुत ज्यादा लगता है। मगर दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जब हिग्स फील्ड में से गुजरता है तो उसका जो होता है वो, उसके ऊपर वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते हिग्स पार्टिकल्स, इसलिए वो नहीं करता। मगर तीसरी तरफ फोटॉन एक ऐसा कि वो हिग्स फील्ड में से बिल्कुल ही आराम से गुजर जाता है, क्योंकि उसको हिग्स पार्टिकल्स बिल्कुल भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते। तो ये इसी तरह के, आप, एक आम आदमी है, वो एक क्राउड में से गुजर रहा है तो कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, वो आराम से क्राउड में से गुजर के चला जाएगा। आम आदमी हो गया फोटॉन, ठीक है। और जो क्राउड है वो हो गया हिग्स बोसॉन, और जो क्राउड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली हिग्स फील्ड हो गई, ठीक है जी। मगर अगर उधर ही उस जगह पे ही इलॉन मस्क आ जाए उस क्राउड के अंदर, तो ये इलॉन मस्क जब क्राउड में से गुजरने लगेगा तो लोग उससे कोई ऑटोग्राफ लेने लग जाएगा, कोई उससे सेल्फियां लेने लगेगा, कोई उससे बात करने लगेगा। ये करते करते हिग्स फील्ड को, सॉरी, इलॉन मस्क को उसी क्राउड में से गुजरने में बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्राउड का बिहेवियर है इलॉन मस्क की तरफ, बेसिकली वो फील्ड है। और जो क्राउड इन इटसेल्फ है, जो क्राउड के इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो हिग्स पार्टिकल्स हैं। और इलॉन मस्क जो है वो समझ लेंगे कोई म्यूऑन है या कोई ऐसा पार्टिकल है जो उसको बड़ा मुश्किल होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करता है हिग्स फील्ड के साथ। मगर दूसरी तरफ मेरे जैसा आम आदमी जब क्राउड से गुजरेगा कोई मुझे पहचानता ही नहीं, मैं आराम से गुजर के चला जाऊंगा। तो ये फील्ड्स को समझाने का एक सिंपलीफाइड तरीका ये है, ठीक है जी। एक छोटा सा राइट मैं सर, ऐड कर दूं बहुत। आपने, जी जी, जी जी प्लीज। छोटा सा मैं इसमें ऐड कर दूं। गालिब ने तो आपको डिटेल से बता दिया, मैं तो खैर ऑब्वियसली डिटेल से इसको तो क्वांटम तो मुझे कभी भी समझ नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली जो है ये बात, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतनी मुश्किल बात है। जैसे आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल फील्ड को बड़े एक्सप्लेन किया उसने, क्योंकि न्यूटन का ये आइडिया था कि जो ग्रेविटी है ये एक इनविजिबल फोर्स है जो हमें नजर नहीं आती और एक्सप्लेन नहीं कर पाता, पर ही एक्सप्लेन के कि ग्रेविटी एक फोर्स है और ग्रेविटी की भी एक फील्ड है, जो कि जैसे हमारी सूरज और
जमीन के दरमियान एक पॉइंट है, लाग्रांज पॉइंट उसको शायद कहते हैं, जहाँ पे लैग्रांजियन पॉइंट ही कहते हैं, जहाँ पे बैलेंस होती हैं दो फील्ड्स, जहाँ पे बैलेंस होती है, जो कि जमीन के ज्यादा करीब है, बिकॉज जमीन इज नॉट एज मैसिव एज सन। तो ये आपकी सारी फोर्स फील्ड्स को ही डिफाइन करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को ही डिफाइन करता है। तो फील्ड जो है इन सिंपल टर्म्स कंसेप्चुअली एक एरिया ऑफ एक्टिविटी है जहां पे इन्फ्लुएंस होता है जो कोई भी, जैसे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की लोग इसके मैग्नेटिक लूप्स ड्रॉ करते हैं और बताते हैं कि कहाँ कहाँ तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, तो वो एरिया ऑफ एक्टिविटी है। लेकिन जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सैटर्न तक नहीं जाती, इस चीज का हमें पता, ये सॉरी मार्स तक नहीं जाती, हमें पता है इस चीज का, या एस्टेरॉयड बेल्ट तक नहीं, सॉरी नहीं जाती, वो तो बहुत, मार्स तो बहुत आगे है। तो ये ठीक है, लेकिन आपकी बात वैसे, आई एग्री विद यू कि हमें नहीं पता बहुत सारी चीजों का, ये बात ठीक है। हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, मुझे पता है आपने नहीं ये बात की, हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब हमें किसी चीज का नहीं पता होता, यानी ये फॉरएवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, एक्सपेंड कहाँ पे कर रही है, लेट द साइंटिस्ट एक्सप्लेन टू अस। शायद हमें इसका जवाब अपनी जिंदगी में ना मिले, अगली जनरेशनों को मिल जाए, लेकिन उसका मतलब ये कब से हो गया कि अगर हमें नहीं पता तो हम इनका जवाब जो है वेदास में से, बाइबल में से या कुरान में से निकालने लग जाए। ये नहीं, रिलीजियस लोगों को ये चीज नहीं समझ आती, और असल में हमारा जो फड्डा है वो 40 बात पे रहा। चलो ठीक बिल्कुल, है ये खालिद परवेज साहब, हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।